Hello everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel please do not forget to subscribe our amazing channel। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में हमें क्या पढ़ना है? ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में पढ़ना है। Glucose occupies a central position in the metabolism of plants, animals and many microorganisms है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड मेनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसमें ग्लूकोज सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। इट इज रिलेटिवली रिच इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दस ए गुड फ्यूएल। ग्लूकोज इज रिच इन पोटेंशियल एनर्जी। ग्लूकोज पोटेंशियल एनर्जी रिच होता है, इसीलिए ग्लूकोज गुड फ्यूएल है। The complete oxidation of glucose to carbon dioxide and water proceeds with a standard free energy change of is minus 2840 किलोजूल पर मोल। ग्लूकोज की जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, और ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन किस में होगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। और ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होती है माइनस 2840 किलोजूल पर मोल। By storing glucose as a high molecular weight polymer such as starch and glycogen, a cell can stockpile large quantities of exogenous units while maintaining a relatively low cytosolic osmolarity। और ये पॉइंट क्या कर रहा है कि जो ग्लूकोज का स्टोरेज होता है सेल में वो कैसा होता है? वो हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर के फॉर्म में होता है, और प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में होता है एंड एनिमल्स में ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सेल्स में जो ग्लूकोज का स्टोरेज होता है वो हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर के फॉर्म में क्यों होता है, इंडिविजुअली ग्लूकोज के फॉर्म में क्यों नहीं होता है? एंड द आंसर इज सिंपल। इसका आंसर क्या है? जब सेल में ग्लूकोज इंडिविजुअल यूनिट के फॉर्म में स्टोर होगा तो सेल्स की ऑस्मोलरिटी काफी बढ़ जाएगी। क्या होगी? सेल्स की ऑस्मोलरिटी काफी बढ़ जाएगी और सेल ब्रस्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल ब्रस्ट कर जाएगा। लेकिन जब ग्लूकोज स्टार्च या ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, मीन्स ग्लूकोज जब हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर के फॉर्म में स्टोर होते हैं तो ऑस्मोलरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स सेल की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो मेंटेन होती है। When energy demands increase, glucose can be released from these intracellular storage polymers and used to produce ATP either aerobically or anaerobically। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब ग्लूकोज हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर के फॉर्म में स्टोर होता है तो जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे यूज होता है? सेल्स में जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो चाहे वो स्टार्च हो या फिर ग्लूकोज हो, उससे क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल या तो एरोबिकली कैटाबोलाइज होते हैं या एनारोबिकली कैटाबोलाइज होते हैं और एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। Glucose is not only an excellent fuel, it is also a remarkable versatile precursor capable of supplying a huge array of metabolic intermediates for biosynthetic reaction। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंट फ्यूल ही नहीं है, बल्कि ये वेरियस बायोसिंथेटिक रिएक्शंस के लिए मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स भी सप्लाई करता है। A bacterium such as E. coli can obtain from glucose the carbon skeleton for every amino acid, nucleotide, coenzyme, fatty acid and other metabolic intermediate it needs for growth। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, फॉर एग्जाम्पल E. coli, इनकी ग्रोथ के लिए जो अमाइनो एसिड की जरूरत होती है, न्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम, फैटी एसिड्स और अदर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, उनका जो कार्बन स्केलेटन है वो ग्लूकोज से ही बनता है। A comprehensive study of the metabolic fates of glucose would encompass hundreds or thousands of transformation। अगर हम ग्लूकोज की मेटाबॉलिक फेट की स्टडी करें तो जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिक फेट्स है वो उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इन एनिमल्स एंड वास्कुलर प्लांट्स ग्लूकोज हैज 3 मेजर फेट्स। एनिमल्स एंड वास्कुलर प्लांट्स में ग्लूकोज के 3 मेजर फेट्स हैं। ग्लूकोज के कितने मेजर फेट हैं? 3 मेजर फेट हैं। फर्स्ट वन इज द
इट मे बी स्टोर्ड एज पॉलीसैकेराइड और सुक्रोज, या तो ग्लूकोज पॉलीसैकेराइड या सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दूसरा, ऑक्सीडाइज टू 3 कार्बन कंपाउंड पायरूवेट वाया ग्लाइकोलिसिस टू प्रोवाइड एटीपी, या तो ग्लूकोज सेल्स में 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो जो ब्रेक डाउन होता है वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, और इस प्रोसेस में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड में, उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कंजर्व होती है और NADH के फॉर्म में। एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स है, और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स भी प्रोवाइड करता है। और थर्ड फेट क्या है, ऑक्सीडाइज्ड वाया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे टू एल्ड ribose 5-phosphate for nucleic acid synthesis and NADPH for reductive biosynthetic process है। थर्ड फेट क्या है ग्लूकोज का, कि या ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर बनाता है राइबोज 5-फॉस्फेट। क्या बनाता है? राइबोज 5-फॉस्फेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं, और इस पाथवे के थ्रू जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो राइबोज 5-फॉस्फेट बनते हैं एंड NADPH बनते हैं। राइबोज 5-फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन कहाँ है? राइबोज 5-फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए होता है, और NADPH रिडक्टिव बायोसिंथेटिक प्रोसेस में यूज हो जाता है। ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव एक्सेस टू ग्लूकोज फ्रॉम अदर सोर्सेस मस्ट मेक इट, मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको ग्लूकोज का एक्सेस नहीं है, मीन्स वो ग्लूकोज अपटेक नहीं कर सकते हैं किसी सोर्स से, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में वो ग्लूकोज खुद बनाते हैं। Photosynthetic organisms make glucose by first reducing atmospheric carbon dioxide to trioses, then converting the trioses to glucose। इसमें क्या करता है? और वो organisms कौन है? वो organisms है photosynthetic organisms है। And the best example of photosynthetic organisms are plants। प्लांट्स क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज कैसे बनाते हैं? वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं ट्रायोज में पहले, और उस ट्रायोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। जबकि नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स में ग्लूकोज फ्रॉम सिंपलर 3 कार्बन एंड 4 कार्बन प्रिकर्सर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। जबकि अगर नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स की बात करें तो वो ग्लूकोज बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। कैसे बनाते हैं? 3 and 4 कार्बन प्रिकर्सर से बनाते हैं, और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है दिस इज द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स ही यूज होते हैं। In this chapter, we describe the individual reactions of glycolysis, gluconeogenesis and pentose phosphate pathway and the functional significance of each pathway। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 3 पाथवे के बारे में। इस चैप्टर में हम 3 पाथवे के बारे में, और इस चैप्टर में हम 3 पाथवे के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पाथवे क्या है? ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड पाथवे क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड थर्ड पाथवे इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं। इन पाथवे का हम इंडिविजुअल रिएक्शंस भी देखेंगे, और दूसरा इन पाथवे का फंक्शनल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। We also describe the various fates of pyruvate produced by glycolysis, and they include fermentations that are used by many organisms in anaerobic decay to produce ATP, and that are exploited industrially as sources of ethanol, lactic acid and other commercially useful products। इसके अलावा हम ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो पायरूवेट बनता है, इस पायरूवेट का हम फेट भी देखेंगे। और पायरूवेट का कितने फेट होते हैं? पायरूवेट के 3 फेट होते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि कौन से कंडीशन है। कंडीशन या तो एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक कंडीशन होता है। एरोबिक कंडीशन में पायरूवेट क्या होगा? ये एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। कहाँ जाएगा? सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिसको TCA साइकिल भी बोलते हैं। और सिट्रिक एसिड साइकिल में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एनारोबिक कंडीशन में 2 तरह का प्रोसेस होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड इथेनॉल फर्मेंटेशन। सो दिस इज द फेट ऑफ पायरूवेट।
नाउ कमिंग टू ग्लाइकोलिसिस. व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस दो ग्रीक वर्ड से आया है. फर्स्ट वन इज द ग्लाइकस एंड सेकेंड वन इज द लाइसिस. ग्लाइकस का मीनिंग क्या होता है? स्वीट. स्वीट यहाँ ग्लूकोज के लिए यूज किया है. किसके लिए यूज किया है? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है. लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग. सो ग्लाइकोलिसिस क्या है? A molecule of glucose is degraded in a series of enzyme catalyzed reactions to yield two molecule of 3 carbon compound pyruvate. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में. क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में. ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड एंड पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन का है. तो अगर 6 कार्बन से 3 कार्बन में बनाना है तो एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में बन जाएंगे. मीन्स ग्लाइकोलिसिस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट. दूसरी खास बात यहाँ पे ये है कि ग्लूकोज का जब पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है तो इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप. ये क्या है? ये सिंगल स्टेप नहीं है. तो क्या है? इट इज ए सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. ये क्या है? इट इज ए सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का सीरीज है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. और ग्लूकोज का जो पायरुवेट में ब्रेकडाउन होता है ये टोटल 10 स्टेप्स में होते हैं. कितने स्टेप्स में होते हैं? ये 10 स्टेप्स में होते हैं. सो ड्यूरिंग द सीक्वेंशियल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस सम ऑफ द फ्री एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच. जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में तो इससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है. ग्लूकोज इज रिच इन केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. ग्लूकोज में क्या है? ग्लूकोज में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा है. और जब ग्लूकोज में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा. क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा. और ये एनर्जी कंजर्व होता है एटीपी एंड एनएडीएच के फॉर्म में. एटीपी एंड एनएडीएच के फॉर्म में कंजर्व होता है. बट ये जो है ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिलीज है. मोस्ट ऑफ द एनर्जी मीन्स मैक्सिमम एनर्जी ग्लूकोज का पायरुवेट में ही कंजर्व्ड है अभी भी. Glycolysis is an almost universal central pathway of glucose catabolism. Glycolysis glucose catabolism का universal central pathway है. The pathway with the largest flux of carbon is in most cells. ये ऐसा पाथवे है जिसके थ्रू मोस्ट सेल्स में कार्बन का लार्जेस्ट फ्लक्स होता है. द ग्लाइकोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज द सोल सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इन सम मैमेलियन टिश्यूज एंड सेल टाइप्स. कुछ मैमेलियन टिश्यूज एंड सेल टाइप्स ऐसे हैं जिसमें ग्लूकोज ही है जो कि सोल सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी है. मीन्स ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी. और वो कौन से हैं? वो टिश्यू हैं एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, रीनल मेडुला जो कि किडनी में होता है, ब्रेन एंड स्पर्म. एरिथ्रोसाइट्स, रीनल मेडुला, ब्रेन एंड स्पर्म ऐसे टिश्यू हैं जिनमें ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स फॉर मेटाबॉलिक एनर्जी. Some plant tissues that are modified to store starch such as potato tubers and some other aquatic plants, for example watercresses, derive most of their energy from glycolysis. इसका मतलब क्या हुआ कि एनिमल टिश्यूज के अलावा कुछ प्लांट टिश्यूज भी हैं जिनका ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ही मोस्ट ऑफ द एनर्जी डिराइव करते हैं. और वो क्या है? पोटैटो ट्यूबर एंड वाटरक्रेसेस जो कि एक एक्वाटिक प्लांट है. Many anaerobic microorganisms are entirely dependent on glycolysis. बहुत सारे anaerobic microorganisms हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिक एनर्जी. अब यहाँ पे दूसरा टर्म है फर्मेंटेशन. अब फर्मेंटेशन क्या है? Fermentation is the general term for anaerobic degradation of glucose or other organic nutrients to obtain energy conserved as ATP. Fermentation क्या है? Fermentation is the anaerobic degradation of glucose या other organic nutrients. और जब ग्लूकोज और other organic nutrients का anaerobic degradation होता है तो उससे भी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी ATP के फॉर्म में कंजर्व होती है. Because living organisms first arose in an atmosphere without oxygen, anaerobic breakdown of glucose is probably the most ancient biological mechanism for obtaining energy from organic fuel molecules.
जब लाइफ एरोज हुआ था अर्थ पे, उस टाइम ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट थी। इसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम जो इन्वायरमेंट था वो पूरी की पूरी अनएरोबिक थी, और उस टाइम जो था एनर्जी ऑब्टेन करने का जो तरीका था दैट इज एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सो एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो प्रोसेस है, इट इज द मोस्ट एंशिएंट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, किसके लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। And in the course of evolution, the chemistry of this reaction sequence has been completely conserved. इसका मतलब क्या हुआ, बट जब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ऑक्सीजन आने लगा, मीन्स जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ एनारोबिक कंडीशन एरोबिक में कन्वर्ट हुआ, एनारोबिक कंडीशन किस में कन्वर्ट हुआ, एरोबिक में कन्वर्ट हुआ। लेकिन एरोबिक में कन्वर्ट होने के बाद भी जो ग्लाइकोलिसिस का जो रिएक्शन सीक्वेंस है वो कंप्लीटली कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड कैसे है, क्योंकि द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर क्लोजली सिमिलर इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर टू देयर होमोलॉग्स ईस्ट एंड स्पिनेज। क्योंकि जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स हैं वर्टिब्रेट्स का, वो उसमें काफी ज्यादा सिमिलरिटी है उनके होमोलॉग्स में, जैसे ईस्ट एंड स्पिनेज। और किस चीज में सिमिलरिटी है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस में सिमिलरिटी है एंड उनके थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है। Glycolysis differs among species only in the details of its regulation and in the subsequent metabolic fates of the pyruvate formed। तो फिर डिफरेंस कहाँ है, ग्लाइकोलिसिस स्पेसीज के अमंग जो ग्लाइकोलिसिस डिफर करता है वो 2 पॉइंट से डिफर करता है। पहला उनका मोड ऑफ रेगुलेशन एंड दूसरा सब्सिक्वेंट मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरुवेट। The thermodynamic principles and type of regulatory mechanisms that govern glycolysis are common to all pathways of cell metabolism. A study of glycolysis can therefore serve as a model for many aspects of the pathway discussed throughout this book. Now coming to the overview of glycolysis. Glycolysis has 2 phases. Glycolysis में 2 फेज होते हैं। First one is the preparatory phase एंड सेकेंड वन इज द पे ऑफ फेज। ग्लाइकोलिसिस में कितने फेज होते हैं, ग्लाइकोलिसिस में 2 फेज होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रिपरेटरी फेज एंड सेकेंड वन इज द पे ऑफ फेज। द ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुवेट अकर्स इन 10 स्टेप्स। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। और ब्रेकडाउन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में ब्रेकडाउन होता है। और ये जो ब्रेकडाउन होता है ये सिंगल स्टेप में नहीं होता है, ये ब्रेकडाउन होता है एक सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में। और ये जो ब्रेकडाउन होता है ये टोटल 10 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है, 10 स्टेप्स में, मतलब 5 स्टेप एंड 5 स्टेप। जो फर्स्ट 5 है दैट इज प्रिपरेटरी फेज एंड जो लास्ट फेज है दैट इज पे ऑफ फेज। So the breakdown of 6 carbon glucose into 2 molecules of 3 carbon pyruvate occurs in 10 steps. The first 5 of which constitute the preparatory phase and the last 5 constitute the payoff phase. जो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट 5 को प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, लास्ट 5 को पे ऑफ फेज बोलते हैं। In these reactions, glucose is first phosphorylated at the hydroxyl group on C6। जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और ये जो फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे होता है। मीन्स फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फोराइलेशन होता है। और ये फॉस्फोराइल ग्रुप कहाँ से आता है, ये फॉस्फोराइल ग्रुप आता है एटीपी से। मीन्स यहाँ पे एटीपी इन्वेस्ट होती है। सो वह स्टेप जहाँ पे एटीपी इन्वेस्ट होती है उसको प्राइमिंग रिएक्शन बोलते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन। The glucose 6-phosphate thus formed is converted to D-fructose 6-phosphate। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये ग्लूकोज 6-phosphate का आइसोमेराइजेशन होगा, ये ग्लूकोज 6-phosphate का आइसोमेराइजेशन होगा। और यहाँ पे एंजाइम क्या यूज होगा, यहाँ पे एंजाइम होगा फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, क्योंकि यहाँ पे आइसोमेराइजेशन हो रहा है। So glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate। फर्स्ट स्टेप क्या था, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे और वो ग्लूकोज 6-phosphate बनाया। और इस
स्टेप में जो एंजाइम यूज हुआ दैट इज हेक्सोकाइनेज. सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6-phosphate and this reaction is catalyzed by enzyme hexokinase. In the second step, glucose 6-phosphate is isomerized into glucose 6-phosphate and this step is catalyzed by enzyme phosphohexose isomerase, which is again phosphorylated, this time at carbon number 1 to yield D-fructose 1,6-bis-phosphate. इसके बाद स्टेप क्या हुआ, जब फ्रुक्टोज 6-phosphate बना तो इस फ्रुक्टोज 6-phosphate का भी फॉस्फोराइलेशन होगा. बट अब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन किस कार्बन पे होगा, इस स्टेप में फॉस्फोराइलेशन कार्बन नंबर 1 पे होगा. एंड कार्बन नंबर 1 क्या है, कौन है, कार्बन नंबर 1 ये है. और यहाँ पे भी जो फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर होगा वो एटीपी होगा. और वैसा स्टेप जिसमें एटीपी यूज होता है उसको प्राइमिंग रिएक्शन कहते हैं. सो दिस इज द सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन बिकॉज फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन इज स्टेप 1 and this reaction is catalyzed by phosphofructokinase 1. ये रिएक्शन किस एंजाइम से कैटालाइज होगा, phosphofructokinase 1 से कैटालाइज होगा. For both phosphorylations ATP is the phosphoryl group donor. मीन्स अभी तक कितने स्टेप में फॉस्फोराइलेशन हुआ है, अभी तक 2 स्टेप में फॉस्फोराइलेशन हुआ है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3. एंड दोनों स्टेप में फॉस्फोराइल ग्रुप जो डोनर है वो एटीपी ही है. As all sugar derivatives in glycolysis are D-isomers, we will usually omit the D designation except when emphasizing stereochemistry. क्योंकि इस पाथ में जितने भी शुगर हैं सारे के सारे का जो कॉन्फ़िगरेशन है D फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे D फॉर्म को मेंशन नहीं कर रहे हैं, तभी मेंशन करेंगे जब स्टेरियोकेमिस्ट्री को एम्फेसाइज करेंगे. Now fructose 1,6-bis-phosphate is split to yield 2,3 carbon molecule. Means fructose 1,6-phosphate अब यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, मीन्स टूट जाएगा दो मॉलिक्यूल में. और वो 2 मॉलिक्यूल कितने कार्बन का होगा, वो दोनों 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा. पहला मॉलिक्यूल क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड दूसरा जो होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. मीन्स फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate की स्प्लिटिंग होगी और वो 2 कंपाउंड बनाएगा और दोनों कंपाउंड 3 कार्बन का होगा. फर्स्ट कंपाउंड जो होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate होगा एंड दूसरा कंपाउंड जो होगा वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होगा. एंड दिस स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय एल्डोलेज. दिस इज द लाइसिस स्टेप. ये क्या है, लाइसिस है, क्योंकि फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate की स्प्लिटिंग हुई है. स्टेप दैट गिव्स द पाथवे इट्स नेम. और इसी स्टेप की वजह से इस पाथवे का नाम ग्लाइकोलिसिस पड़ा है. एंड ग्लाइकोलिसिस वर्ड केम ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate. मीन्स फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate की लाइसिस की वजह से ही इस पाथवे का नाम ग्लाइकोलिसिस पड़ा है. द डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट इज आइसोमेराइज्ड टू सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate and ending the first phase of glycolysis. मीन्स इस स्टेप में क्या हुआ, फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate की स्प्लिटिंग हुई और वो 2 कंपाउंड बना ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन होगा. क्या होगा, आइसोमेराइजेशन होगा और वो क्या बनेगा, वो बनाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का जब आइसोमेराइजेशन होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate में, वो स्टेप कैटालाइज होता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रायोज हैं. सो अल्टीमेटली क्या बनाएगा, अल्टीमेटली ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. सो जैसे ही 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बनेगा प्रीपरेटरी फेज ओवर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, प्रीपरेटरी फेज ओवर हो जाएगा. सो अब प्रिपरेटरी फेज की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. फ्रॉम ए केमिकल पर्सपेक्टिव द आइसोमेराइजेशन इन स्टेप 2 इज क्रिटिकल फॉर सेटिंग अप द फॉस्फोराइलेशन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन इन स्टेप 3 एंड 4. मीन्स स्टेप 2 में जो आइसोमेराइजेशन हुआ, दिस स्टेप इज क्रिटिकल for the lysis of or cleavage of carbon-carbon bond in fructose 1,6-bis-phosphate. Note that 2 molecules of ATP are invested before the cleavage of glucose into 3 carbon pieces. Later there will be good return on this investment.
यहाँ पे इस फेज में क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल एटीपी को खर्च करना पड़ा, 2 मॉलिक्यूल एटीपी इन्वेस्ट हुआ। और ये थंब रूल है कि कोई भी काम को करने के लिए पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी हमें गुड रिटर्न आते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस के प्रिपरेटरी फेज में हमने 2 मॉलिक्यूल एटीपी इन्वेस्ट किया है और ये इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें पे ऑफ में इसका गुड रिटर्न मिलेगा। और क्योंकि एटीपी इन्वेस्ट किया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रिपरेटरी फेज। टू समराइज, अगर इस प्रिपरेटरी फेज को समराइज करें तो इन द प्रिपरेटरी फेज ग्लाइकोलिसिस द एनर्जी ऑफ एटीपी इज इन्वेस्टेड। ग्लाइकोलिसिस की प्रिपरेटरी फेज में हम एनर्जी इन्वेस्ट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उस एनर्जी इन्वेस्ट करने का क्या रीजन था, रेजिंग द फ्री एनर्जी ऑफ कंटेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड द कार्बन चेन्स ऑफ ऑल द मेटाबोलाइज्ड हेक्सोजेज आर कन्वर्टेड इनटू ए कॉमन प्रोडक्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसमें क्या हुआ, एटीपी इन्वेस्ट करने की वजह से क्या हुआ, इंटरमीडिएट्स का फ्री एनर्जी बढ़ गया, और जब एनर्जी और किसी भी इंटरमीडिएट का फ्री एनर्जी बढ़ जाता है तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्रिपरेटरी फेज में, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए। सो प्रिपरेटरी फेज का समरी है कि 2 मॉलिक्यूल एटीपी इन्वेस्ट हुआ है एंड 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है। Now the energy gain comes in payoff phase of glycolysis। अब जो एनर्जी गेन है वो payoff phase में मिलेगा। Each molecule of glyceraldehyde 3 phosphate is oxidized and phosphorylated by inorganic phosphate, not by ATP, to form 1,3-bis phosphoglycerate। अब जो ये 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है प्रीपरेटरी फेज में, इसका क्या होगा, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा एंड फॉस्फोराइलेशन होगा। क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनेगा ग्लिसरिक एसिड, और अगर फॉस्फोराइलेशन भी होता है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे जो फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर है वो एटीपी नहीं है, क्या है, वो एटीपी नहीं है। तो यहाँ पे फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर कौन है, यहाँ पे फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो इस स्टेप में ऑक्सीडेशन भी होता है एंड फॉस्फोराइलेशन भी होता है, और इस स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, उस एंजाइम को क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्टेप के बारे में, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जहां भी ऑक्सीडेशन होता है, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है वहां पे किसी न किसी का रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा, मींस ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस होगा कोई ना कोई तो इसको गेन करेगा ही, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कौन गेन करेगा, वो गेन करेगा NAD+। सो इस स्टेप में एक और इवेंट होता है दैट इज रिडक्शन ऑफ NAD+, और वो NADH बनता है। क्योंकि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए 2 NADH बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, energy is then released as 2 molecules of 1,3-bis phosphoglycerate are converted into 2 molecules of pyruvate, and much of this energy is conserved by coupled phosphorylation of 4 molecules of ADP to ATP, and the net yield is 2 molecules of ATP per molecule glucose used. Because 2 molecules of ATP were invested in the preparatory phase, energy is also conserved in the payoff phase in the formation of 2 molecules of NADH per molecule of glucose. So इनके जो बाद का स्टेप है, अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट 2 मॉलिक्यूल 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना। अब ये जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना इनका डीफॉस्फोराइलेशन होगा। अब ये जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना ये काफी हाई एनर्जी इंटरमीडिएट है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, और ये अपना एनर्जी
किसी न किसी को डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे? एडीपी को डोनेट करेंगे। और किस फॉर्म में डोनेट करेंगे? फॉस्फोराइल ग्रुप के फॉर्म में डोनेट करेंगे। तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट अपनी एनर्जी डोनेट करते हैं एटीपी को, और एटीपी वो फॉस्फोराइल ग्रुप एक्सेप्ट करके एटीपी बनाता है। यहाँ पे जो एटीपी बनता है सबस्ट्रेट से बनता है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो ग्लाइकोलिसिस का ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। सो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट, एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी 2 मॉलिक्यूल होंगे। और ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज क्यों बोल रहे हैं? काइनेज मीन्स ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप है। और कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में दैट्स वाई इट इज नोन एज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। मीन्स फॉस्फोराइल ग्रुप जो ट्रांसफर हो रहा है वो फॉस्फोग्लिसरेट से हो रहा है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। यहाँ पे सिर्फ फॉस्फोराइल ग्रुप के पोजीशन में चेंज हो रहा है। नाउ 2-फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, और इस स्टेप में वाटर का लॉस हो रहा है। मीन्स दिस इज ए डिहाइड्रेशन स्टेप। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन स्टेप है ये कैटलाइज्ड होता है इनोलेज एंजाइम से। Now phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate, means this is also high energy compound, और यहाँ पे भी ये अपना एनर्जी फॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। वो फॉस्फोराइल ग्रुप एटीपी एक्सेप्ट करता है और एटीपी की सिंथेसिस करता है। सो दिस इज ऑल्सो ए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये भी क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। एंड यहाँ पे भी फॉस्फोराइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, तो इस स्टेप का भी जो एंजाइम होगा वो काइनेज होगा। और कहाँ और किस पे ट्रांसफर हो रहा है? पायरुवेट पे ट्रांसफर हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज नोन एज पायरुवेट काइनेज। सो दिस इज द पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बने? पे ऑफ फेज में टोटल एटीपी बने 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। पहला एटीपी कहाँ बना? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से, जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना तब। और दूसरा एटीपी बना फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट के टाइम में। मीन्स यहाँ पे भी 2 एटीपी बने, यहाँ पे भी 2 एटीपी बने। 2 एटीपी क्यों बने? क्योंकि ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट 2 मॉलिक्यूल थे, एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट भी 2 मॉलिक्यूल बने थे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। सो टोटल एटीपी 4 बना। अब प्रिपरेटरी फेज में कितना बना था? अब प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी हमने इन्वेस्ट किया था, तो टोटल एटीपी नेट गेन कितना हुआ? 2 एटीपी। सो ग्लाइकोलिसिस में जो नेट गेन है दैट इज 2 एटीपी। 2 एटीपी के अलावा और भी एनर्जी रिलीज होती है, और वो कंजर्व होती है NADH के फॉर्म में। और ये NADH एक स्टेप में बनता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन दोनों होता है। और ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं, तो टोटल NADH कितने बनेंगे? 2 NADH है। सो टोटल 4 एटीपी बने और 2 NADH बने, बट 2 एटीपी हमने खर्च किए थे, इसलिए जो नेट गेन हुआ वो 2 एटीपी का हुआ। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलिसिस। In the sequential reactions of glycolysis, 3 types of chemical transformation are particularly noteworthy. Means अगर हम whole glycolysis pathway देखें तो इसमें टोटल 3 तरह का केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कितने तरह का केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? 3 तरह का केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कौन कौन हुआ है? फर्स्ट वन इज द डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ ग्लूकोज टू एल्ड पाइरुवेट। पहला जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? phosphorylation of ADP to ATP by high energy phosphate compounds formed during glycolysis। जो दूसरा केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP to ATP। और ये जो ADP का फॉस्फोराइलेशन होता है ATP में, ये किससे होता है? जो ग्लाइकोलिसिस में हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स बनते हैं उससे होता है। और हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड कौन है? हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड 2 हैं,
First one is the 1,3-bis phosphoglycerate and second one is the phosphoenol pyruvate. So ये जो हाई एनर्जी कंपाउंड है ये अपना फॉस्फोराइल ग्रुप एडीपी को ट्रांसफर करते हैं जिससे एटीपी की सिंथेसिस होती है। एंड थर्ड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ग्लाइकोलिसिस में? ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू नाइड प्लस फॉर्मिंग NADH, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एक स्टेप पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है एंड फॉस्फोराइलेशन भी होता है। सो ऑक्सीडेशन किसका होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, और ये ऑक्सीडाइज होकर बनाता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में ऑक्सीडाइज होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन यूज करता है? वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है नाइड प्लस, और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्राइड आयन के फॉर्म में होता है, और ये नाइड प्लस हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करता है और NADH बनाता है। सो इन कंक्लूजन ग्लाइकोलिसिस पाथवे में 3 तरह का केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन स्केलेटन का डिग्रेडेशन होता है और वो पायरुवेट बनाता है। दूसरा एडीपी का फॉस्फोराइलेशन होता है बाय हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स एंड इट फॉर्म्स एटीपी। एंड तीसरा हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है नाइड प्लस को और वो NADH बनाता है। नाउ कमिंग टू फेट्स ऑफ पायरुवेट। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ? ग्लूकोज बनाया पायरुवेट। क्या बनाया? पायरुवेट। अब इस पायरुवेट का क्या फेट है? अब इस पायरुवेट का 3 फेट होते हैं और वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। फर्स्ट फेट ऑफ पायरुवेट इज अंडर एरोबिक कंडीशन। फर्स्ट फेट क्या है? अंडर एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन में क्या होता है? ये पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है। क्या बनाता है? एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है, और एसिटाइल को एंजाइम ए बनाने का रीजन है क्यों? क्योंकि ये अपने आप को एक्टिवेट करता है। सो दिस इज द एक्टिवेशन स्टेट। अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए साइट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है, और ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू पास करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू पास करते हैं तो वहां पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। सो दिस इज द फर्स्ट फेट ऑफ पायरुवेट। सेकेंड फेट क्या है? सेकेंड फेट एनारोबिक कंडीशन में होता है, और एनारोबिक कंडीशन में 2 कंडीशन है। पहला, या तो लैक्टेट बनेगा या तो इथेनॉल बनेगा। अगर पायरुवेट का एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड की सिंथेसिस होती है तो उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है विगोरसली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स में, इरिथ्रोसाइट्स में, कुछ अदर सेल्स में एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। लेकिन जब ये पायरुवेट एनारोबिक कंडीशन में इथेनॉल बनाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इथेनॉल फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? इथेनॉल फर्मेंटेशन। और इथेनॉल फर्मेंटेशन किस में होता है? ईस्ट में होता है। सो जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है एंड इथेनॉल फर्मेंटेशन है, इसमें भी एनर्जी जो रिलीज होती है वो एटीपी में कंजर्व हो जाती है, और इस स्टेप में NADH और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड इथेनॉल फर्मेंटेशन में NADH नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? कि इनका जो NADH होता है वो यूटिलाइज होता है, इनका जो NADH होता है वो यूटिलाइज हो जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट टू इधर इथेनॉल और लैक्टेट। सो दिस इज द फेट ऑफ पायरुवेट। नाउ energy remaining in the pyruvate. Glycolysis releases only a small fraction of the total available energy of the glucose molecule. The 2 molecules of pyruvate formed by glycolysis still contain most of the chemical potential energy of glucose, energy that can be extracted by oxidative reactions of the in the citric acid cycle and oxidative phosphorylation. अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट ये कर रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ये 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है। क्या बनाता है? 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है। और जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में ब्रेकडाउन होता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी
एटीपी के फॉर्म में कंजर्व होता है या NADH के फॉर्म में कंजर्व होता है। बट ये जो एनर्जी है, दिस इज द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी। ये क्या है? ये काफी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है जो कि ग्लूकोज में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। ग्लूकोज इज द रिच इन केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, बट जो ग्लूकोज का एनर्जी है उसका काफी स्मॉल फ्रैक्शन है जो एटीपी एंड NADH के फॉर्म में निकला थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि बाकी एनर्जी कहाँ गई? बाकी एनर्जी स्टिल पायरुवेट में ही है। अब इस पायरुवेट से एनर्जी कैसे निकलेगी? ये पायरुवेट सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, जिसको TCA साइकिल भी बोलते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होंगे, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होंगे यहाँ पे NADH बनेंगे। क्या बनेंगे? NADH बनेंगे, और यहाँ भी ATP बनता है। यहाँ पे जो NADH बनेंगे और ग्लाइकोलिसिस में NADH बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होता है उसके थ्रू पास करता है, और जब ये पास करता है तो यहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है। सो दिस इज द समरी ऑफ ATP सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज, और यू कैन से कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स। अभी तक आप जो यहाँ देख रहे हैं सिर्फ ग्लूकोज एंड पायरुवेट जो है वो फॉस्फोराइलेटेड नहीं है, बाकी ये जितने इंटरमीडिएट्स हैं ये सारे के सारे फॉस्फोराइलेटेड हैं। तो सवाल अब यहाँ पे ये है कि ये फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट का इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों ग्लूकोज से पायरुवेट जो 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, बीच में जो सारे इंटरमीडिएट्स हैं वो फॉस्फोराइलेटेड हैं। तो इस फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? First importance, because the plasma membrane generally lacks transporters for phosphorylated sugar, the phosphorylated glycolytic intermediates cannot leave the cell। क्योंकि सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसमें ट्रांसपोर्टर्स नहीं होते हैं। किसके लिए ट्रांसपोर्टर्स नहीं होते हैं? फॉर फॉस्फोराइलेटेड शुगर के लिए। फॉस्फोराइलेटेड शुगर के लिए कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता है। After the initial phosphorylation, no further energy is necessary to retain phosphorylated intermediates in the cell despite the large difference in their intracellular and extracellular concentration। और ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है वो काफी डिफर करता है इन द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। और अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन डिफर करेगा तो उससे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर में ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट क्योंकि ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो फॉस्फोराइलेटेड होते हैं, तो और मेम्ब्रेन में कोई भी फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स का ट्रांसपोर्टर नहीं होता है, इसीलिए इस इंटरमीडिएट्स को सेल के अंदर रिटेन करने में एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ेगा। क्या नहीं लगाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर फॉस्फोराइलेटेड। सेकेंड इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो फॉस्फोराइल ग्रुप्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स इन द एंजाइमेटिक कंजर्वेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। मेटाबॉलिक एनर्जी में जो एंजाइमेटिक कंजर्वेशन होता है उसमें फॉस्फोराइल ग्रुप इसेंशियल कंपोनेंट्स है। Energy released in the breakage of phosphoanhydride bonds such as those in ATP is partially conserved in the formation of phosphate ester। इसमें क्या होता है? जो phosphoanhydride bonds that is ATP के phosphoanhydride bonds से जो एनर्जी रिलीज होती है वो पार्शियली कंजर्व्ड हो जाता है फॉस्फेट ईस्टर में, दैट इज फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और उससे क्या होता है? एनर्जी उनकी जो फ्री एनर्जी कंटेंट होती है वो इंक्रीज कर जाती है। एंड हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस 1,3-bis-phosphoglycerate and phosphoenol pyruvate donate phosphoryl group to ADP and form ATP। और हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स कितने हैं? 2, 1,3-bis-phosphoglycerate and phosphoenol pyruvate। और ये दोनों अपना फॉस्फोराइल ग्रुप डोनेट करते हैं किसको? ADP को। और क्या बनाते हैं? ATP। नाउ कमिंग टू थर्ड इंपॉर्टेंस, binding energy resulting from binding of phosphate group to the active site of enzyme lowers the activation energy। ग्लाइकोलिसिस एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है और एंजाइम में क्या होता है? एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं।
और जो फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स हैं उनका अगर फॉस्फोराइल ग्रुप बॉन्ड बाइंड करता है एंजाइम के एक्टिव साइट से तो उससे बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है और ये बाइंडिंग एनर्जी क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। दूसरा फंक्शन भी है, ये बाइंडिंग एनर्जी एक और काम करता है, क्या करता है, स्पेसिफिसिटी को बढ़ाता है। क्या करता है, स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज करता है। कैसे करता है, द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एडीपी, एटीपी एंड ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विथ मैग्नीशियम आयन। वो क्या करता है, जो फॉस्फेट ग्रुप है एडीपी का, एटीपी का या ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स का, वो मैग्नीशियम आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स का सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं। जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स हैं वो किसी कंपाउंड से बाइंड नहीं करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है एडीपी, एटीपी एंड ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स का फॉस्फेट ग्रुप विथ मैग्नीशियम आयन। ये कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स के सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट से स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं एंड द मेनी ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स मैग्नीशियम आयन फॉर एक्टिविटी। So this is all about overview of glycolysis. In my next video I'll discuss all the steps of glycolysis in detail. And if you find this video informative, please do like, share and subscribe. And if you have any doubt, query and suggestion, please let me know in the comment section.